जेलर साहब, मैं आपको बुलाना भूल गया, लेकिन अच्छा हुआ आप आ गए। कभी मैं आपका मेहमान था, आज आप मेरे मेहमान हैं। लीजिए साहब, अब ये आ गया सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज के इस कैसेट। ये है अमिताभ का दूसरा भाग। ये भाग उसी किरदार से शुरू होगा बहनों भाइयों, जिस पर पहला भाग खत्म हुआ था, यानी कालिया। जेल की ऊंची ऊंची दीवारों के बीच सजा काट रहा 1981 का खतरनाक मुजरिम कालिया। तो भाई इस कैदी कालिया की बात बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ी कि पहुंची फांसी के तख्ते तक, और कालिया ने जेलर प्राण को यहां तक सुना दिया कि क्या सुना दिया? फांसी के जिस तख्ते से आप मुझे डरा रहे हैं जेलर साहब, वो मैंने खुद चुना है। मेरी मौत का फैसला तो जज ने सिर्फ लिखा है, लेकिन उस फैसले पर जिसने मोहर लगाई है, मैं अब भी उसे भगवान की तरह पूछता हूं। आपने अब तक जेल की जंजीर और सलाखों का लोहा देखा जेलर साहब, कालिया की हिम्मत का फौलाद नहीं देखा। पहना दीजिए मुझे सर से पांव तक जंजीरें, चढ़ा दीजिए जमीन से लेकर आसमान तक लोहे की दीवारें। कालिया हर दीवार फांद के दिखा देगा जेलर साहब, हर जंजीर तोड़ कर दिखा देगा, समझे? मगर मौत को ललकारने वाला, जेलर को धमकी देने वाला यही कालिया बच्चों के बीच किस तरह खुद एक बच्चा बनकर रह गया था, याद है आपको? भाई इस कैसेट को जो बच्चे सुन रहे हैं ना, वो इस सीन का खास मजा लेंगे, इसलिए बुला लीजिए उन्हें भी। हाँ तो बच्चों, मुख्तार सिंह का नाम सुना है तुमने? नहीं सुना। अरे तो फिर क्या सुना है तुमने दुनिया में? मुख्तार सिंह वो आदमी है जिसके नाम से शहर की पुलिस भी कांपती है और पब्लिक भी। बाजार से निकल जाए तो ऐसा लगता है कि शहर में कर्फ्यू लग गया। बाजार खाली हो जाते हैं, दुकानें बंद हो जाती हैं। फिर? अरे फिर क्या, आज उसकी मौत आई थी जो हमसे उलझ गया। वो कैसे? वो ऐसे कि सरकार की तरह वो सारी दुनिया से टैक्स लेता फिरता है। दुकानदारों से टैक्स, ठेले वालों से टैक्स, बाटली वालों से टैक्स। आज हमसे टैक्स मांगने चला आया। पूछो किस बात का? किस बात का? सड़क पे चलने का टैक्स। अच्छा। अरे हमने कहा भैया और लोग भी तो सड़क पे चलते हैं, उनसे क्यों नहीं लेते टैक्स, हम इसे क्यों ले रहे? कहने लगा तुम्हारी टांगे ज्यादा लंबी है, सड़क ज्यादा घिसती है, इसलिए टैक्स देना पड़ेगा। बस इसी बात पे हो गया मामला शुरू। छूटते उसने हमारी गर्दन पकड़ ली। फिर क्या, जो हमने टंगड़ी लगाकर कैंची मारी और घुमा के जो उठा दिया, चारों खाने चित, आंखें फिर गई, मुंह से झाग निकलने लग गया। फिर क्या हुआ कल्लू? इतने में क्या देखता हूं कि उसका कुत्ता वहां चला आया। और कुत्ता भी कौन सा कुत्ता? कौन सा? अल्सेशन कुत्ता। अच्छा। हाँ, ये बड़ा साइज उसका, बब्बर शेर से भी बड़ा। वो मुझे देख के गुर्राया, मैं उसको देख के गुर्राया। फिर वो भी अपने मालिक की तरह मेरी गर्दन की तरफ लपका, लेकिन इससे पहले कि वो अपने नाखून मेरी गर्दन में डाल सके, मैंने अपना हाथ उसके मुंह के अंदर डाल के जो खींचा है, शरीर के 2 टुकड़े हो गए। फिर क्या हुआ? फिर अरे भाग, अरे भाग, अरे भाग रे भाग, भागो! अब ये कल्लू का नसीब था भाई कि सचमुच का कुत्ता आन निकला उस तरफ। और उसी साल की फिल्म नसीब में अमिताभ ने आहा कितने स्टाइल से, कितने अनोखे स्टाइल से मोहब्बत की थी। याद है आपको वो बड़ा ही दिलचस्प सीन जिसमें मुकरी भी थे और हेमा मालिनी भी थी? तो सोचिए कि यहाँ भी हैं। अच्छा हुआ आप आ गई, वरना फाइट करने का मूड ही नहीं बन रहा था। मैंने सोचा कि क्या सोचा? मैंने सोचा कि क्या सोचा? मैंने सोचा कि आपके महबूब से भी मिल लूं, जिसकी आप इतनी तारीफ कर रहे थे। ऐसा क्या? ओए! आया मेरे चमचम, मेरे मोहम्मद अली, मेरे राजा, बजा दिया तूने उसका बाजा, ले हिस्सा ला पप्पी। अरे सोच समझ के पप्पी दिया कर, देख नहीं रहा सामने लड़की खड़ी है? हाँ तो ये है मेरे दिल, मेरे जिगर, मेरी जान, मेरे महबूब खान। तो ये है आपका महबूब? जी। हाँ, हंस क्यों रही हो? क्या महबूब ढूंढा है तुमने? क्यों, पसंद नहीं आया क्या? अच्छा, अगर मेरा महबूब तुम्हारी तरह कोई खूबसूरत लड़की होता तो उसी
की रिंग में उसे मार मार के 3.5 फुट का नहीं बना देती? मगर देख, सामने देख, सामने देख। तुम्हारी बातों से तो कुछ जलन की बू आ रही है। मैं क्यों जलने लगी? नहीं, ऐसा लगता है, क्योंकि ऐसी बातें तो वही करता है जिसके दिल में कुछ हो। तुम्हारे दिल में भी कुछ है क्या? अरे नहीं है तो बोल दो, अगर ना भी हो तो बोल दो, सुन के खुशी के मारे जान दे दूं। चुप। और फिर अगले साल यानी 1982 में अमिताभ दिलीप कुमार के साथ थे, उनके बिगड़े हुए बेटे के रूप में। फिल्म का नाम था शक्ति। तो चलिए दोस्तों, फिल्म शक्ति के डायलॉग बोलने के लिए बढ़िए आगे। आपने मुझे यहां क्यों बुलाया? इसलिए कि जहाँ तुम रहते हो वो जगह मेरे घर से इतनी दूर है कि तुम्हारा वहाँ आना मुश्किल होता। तो पुलिस स्टेशन बुला लेते, वो तो मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं। देखो विजय, जो भी हो, अब भी तुम मेरे अपने बेटे हो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा अंजाम भी वही हो जो देखो, अब भी वक्त है, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। जिस कानून ने आपको मेरे लिए अजनबी बना दिया, मैं अपने आप को उस कानून के हवाले कैसे कर सकता हूं? विजय, आज मैं एक बाप की हैसियत से तुम्हें समझा रहा हूं। कल एक पुलिस ऑफिसर की हैसियत से मैं तुम्हारे साथ न कोई रियायत कर सकूंगा, न हमदर्दी। अगली बार एक बाप से मिलोगे या पुलिस ऑफिसर से, इसका फैसला तुम्हें खुद करना होगा। यह फैसला तो आप कई बरस पहले मेरे बचपन में कर चुके थे, जब मैं उन बदमाशों के अड्डे में कैद था और मैंने फोन पर अपने बाप से बात की थी और दूसरी तरफ से एक पुलिस ऑफिसर की आवाज सुनाई दी थी। और आज भी क्या है, आज भी आपकी आवाज से एक पुलिस ऑफिसर के लहजे की बू आ रही है। विजय, तुम्हारे सोचने के तरीके पे अफसोस होता है मुझे। अफसोस ही नहीं, शर्म आती है मुझको। मैंने अपनी कोई जिम्मेदारी आसान करने के लिए तुम्हें यहां नहीं बुलाया ना, ये बताने के लिए बुलाया है कि तुम्हारी मां बहुत बीमार है। वो मुझे कहती नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हें बहुत याद करती है। तुम्हारा और मेरा नाता तो टूट चुका है, लेकिन अगर मां के लिए तुम्हारे दिल में कोई जगह है तो मेरा मशवरा है कि जाकर उसे मिल आओ। शक्ति में अमिताभ बच्चन की मां थी राखी, और आप तो जानते ही हैं ना कि सीनियर पुलिस ऑफिसर पिता थे दिलीप कुमार, जिन्हें इस बात पर एतराज था कि उनका बेटा एक स्मगलर के होटल में नौकरी कर रहा है। मैं उसके होटल में नौकरी कर रहा हूं, और होटल तो कोई गैर कानूनी बिजनेस नहीं। बेहतर होगा कि आप मुझे ये सब समझाने की कोशिश न करें। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि इस तरह के होटलों में कौन कौन से जुर्म पलते हैं। कोई ज़रूरत नहीं ऐसी जगह काम करने की। ऐसा कोई बिजनेस नहीं जहां कुछ ना कुछ बेईमानी ना होती हो, ये तो आप भी जानते हैं। इस हिसाब से तो मैं कहीं नौकरी नहीं कर सकता। मैं एक होटल में काम कर रहा हूं, उसका मालिक स्मगलिंग करता है, चोरी करता है, डाके डालता है तो डाले, मुझे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। चारों तरफ लोग तो यही कहेंगे ना कि डीसीपी साहब का लड़का एक स्मगलर की यहाँ नौकरी करता है, और वो बातें मुझे सुननी पड़ेंगी। और लोग कहें या ना कहें, जो बात गलत है वो गलत है। तो सारी जिंदगी बेरोजगार रहूं मैं? क्यों? क्या तुम इतने गए गुजरे हो कि तुम्हें किसी ऐसी जगह नौकरी नहीं मिलेगी जहां ये बेईमानी के धंधे ना होते हों? ऐसी जगह तो इस दुनिया में मिलना मुश्किल है, इसलिए कि जिस जगह आप इतने बरसों से काम कर रहे हैं, थोड़ी बहुत बेईमानी तो वहां भी होती है। बकवास बंद करो। अगर तुम कानून की हिफाजत करने वालों में और कानून को तोड़ने वालों में फर्क नहीं जानते तो जाओ अपने दिमाग का इलाज कराओ। क्या हुआ है? किस बात पे इतने नाराज हो रहे हैं आप? अच्छा हुआ तुम आ गई। जरा सुन लीजिए साहबजादे कितनी काबिलियत की बातें कर रहे हैं।
अभी तो एक मामूली सी नौकरी दी है उस बदमाश ने, और इनकी वफादारी का यह आलम है कि उसके खिलाफ एक बात तक सुनने के लिए तैयार नहीं है। अगर कल को वो कोई छोटा मोटा एहसान कर देगा तो तुम्हारे लिए तो वो बाप से भी बढ़कर हो जाएगा। उसका तो बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर, क्योंकि उस बदमाश ने मेरी जिंदगी उस वक्त बचाई थी जब मेरे अपने बाप ने कानून की हिफाजत के लिए मेरी जिंदगी बचाने से इनकार कर दिया था। अब आइए बहनों और भाइयों, अमिताभ बच्चन के करियर की डगर पर और आगे बढ़ें। मैं फिल्म की तरफ इशारा करूंगा और आप फौरन डायलॉग बोले, ओके? तो लीजिए, अगले साल आई अमिताभ बच्चन की बिल्ला नंबर 786 वाली फिल्म कोली। कौन हो तुम? जनाब तनिक खिड़की तो खोलिए, हमारी तारीफ जरा लंबी है। बचपन से है सर पे अल्लाह का हाथ और अल्लाह रखा है अपने साथ। बाजू पे 786 का है बिल्ला, 20 नंबर की बीड़ी पीता हूं, काम करता हूं कूली का, और नाम है इकबाल। चाहते क्या हो? हाँ, जिसके सर पे पड़े हाथ बचे ना उसका एक भी बाल। मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी मिल जानी चाहिए जनाब, मगर अफसोस कि उसे सिर्फ मार मिली। इसलिए भैया शराफत इसी में कि आप लोग इससे माफी मांग लें। नहीं सोच लो, कूली जो बोझ उठाता है कहीं बोझ बनकर तुम्हारे सर पे बैठ गया ना तो सीधा जमीन में घुस जाओगे प्यारे। लगता है तुम भी मार खाकर ही जाओगे प्यारे। अरे जाएंगे कहां साहब, ये प्लेटफॉर्म में तो हमारा घर है। क्यों भाइयों? मेहमान तो ये हैं, इसलिए घर वाले और मेहमान। हाँ क्यों भाई साहब, नमूना चखेंगे आप? देखा आपने, सुरेश ओबेरॉय को कोली ने अपना नाम और काम दोनों किस स्टाइल से समझा दिया है। दरअसल दूसरों का बोझ उठाते उठाते मेहनत का महत्व और अमीरी गरीबी का फर्क दोनों बड़ी अच्छी तरह समझ गया था ये कुली। और हाँ, यही वो फिल्म थी जिसके एक सीन के दौरान अमिताभ बच्चन की जान खतरे में पड़ गई थी। वो तो उनके फैंस की दुआएं काम आ गईं, वरना न जाने क्या होता। इकबाल भाई जिंदाबाद, इकबाल भाई जिंदाबाद। जिंदाबाद तो है आप लोग जिन्होंने आज मुझे इन अमीरों के सवाल का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए एक रेलवे प्लेटफॉर्म से उठाकर इलेक्शन प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर दिया। कोई माइकल किसी को 2 वक्त की रोटी नहीं दिला सकता, क्योंकि रोटी दिलाने वाला वो मालिक है जिसने हर इंसान को 2 हाथ दिया और कहा है कि चीर दे जमीन का सिनार, निकाल ले अपने हिस्से की रोटी। मगर हां, आप लोग हम गरीबों का सीना चीर कर हमारे हिस्से की रोटी भी निकाल लेते हैं, हमारा खून निकाल लेते हैं, और आपका बस चले तो हमारी आत्मा भी निकाल कर बेच देंगे। कभी किसी अमीर को सरहद पर गोली खाकर मरते हुए सुना है? अरे वह गरीब ही होता है जो सरहद पर अपने सीने पर गोली खाकर देश की आन बढ़ाता है। यह दुनिया अमीरों से नहीं, हम जैसे लोगों से चलती है, क्योंकि ताजमहल से लेकर एक छोटा सा घर भी मेरे जैसे किसी गरीब भाई ने अपने कंधों पर पत्थर ढोकर बनाया है, किसी अमीर ने नहीं। अमीरों ने तो जो कुछ भी बनाया है वो रिश्वत या रिश्वत के बलबूते पर बनाया है। कोई एक 10 रुपए में वोट खरीद लेता है, 100 रुपए में कोई अपनी अर्जी पास करवा लेता है, 1000 रुपए देकर कोई अपना इम्तिहान पास कर लेता है, लाखों रुपए देकर ये लोग अपना टेंडर पास करवा लेते हैं। और मैं तो कहता हूं सबसे पहले इन रिश्वतखोरों को फेल करो, तब जाकर ये मुल्क पास होगा। अच्छा, फिल्म शक्ति में दिलीप कुमार अमिताभ के बाप बने थे, तो एक फिल्म में अमिताभ बने थे खुद अपने बाप। 1983 की फिल्म थी वो, नाम था महान। याद है ना आपको वो बाप बेटे वाला सीन? अरे याद है तो हमें भी तो सुनाइए। डैड, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। पूछो। आप बिजनेस क्या करते हैं डैड? आज अचानक ये सवाल तुम्हारे मन में कैसे आया? लोग कहते हैं आप स्मगलर हैं,
काला बाजार करते हैं, आपने खून किए हैं, पुलिस की लिस्ट में आपका नाम सबसे ऊपर है। किसने कहा तुमसे? किसने कहा? यह जरूरी नहीं है डैड, मेरे लिए सिर्फ यह जानना जरूरी है कि यह बात सही है या गलत। तुम्हें क्या लगता है? मैं तो कहता हूं यह गलत है, एब्सोल्युटली रॉन्ग। मेरे डैडी कभी ऐसा जलील और गिरा हुआ काम नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं डैड, सिर्फ एक बार मेरे सर पे हाथ रख के कहिए कि यह झूठ है, गलत है। सर पे हाथ रखने से क्या होगा? पढ़े लिखे हो जाहिलों की तरह बात मत करो। मैं जानता हूं कि यह हरकत जाहिलों से जरूर है, लेकिन यह भी जानता हूं कि आप अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं। उसके सर पर हाथ रख के आपसे झूठ नहीं बोला जाएगा डैड। रखिए सर पर हाथ, उसके बाद अगर भगवान भी कहेगा तो मैं उसकी बात नहीं मानूंगा। हाथ रखिए डैड। डैड, मैंने आपसे एक सवाल किया है, प्लीज आंसर माय क्वेश्चन। आई सी, मुझे आपका जवाब मिल गया डैड। मैं समझ गया कि आप कौन हैं, और यह भी समझ गया कि यह दौलत, यह शान और शौकत, यह इज्जत आप कहां से लाए हैं। मैं समझ गया डैड, सब समझ गया। और महान के अगले साल यानी सन 1984 में जो फिल्म झूम कर आई ना, वो थी शराबी। शराबी के अमिताभ ने यानी विक्की ने अपने पिता यानी शराब फैक्ट्री के मालिक कपूर साहब की बिजनेस मीटिंग में क्या हंगामा खड़ा कर दिया था भाई। हाँ, पी जाऊंगा। आधी से ज्यादा शराब तो मैं पी जाऊंगा, क्योंकि मैं एक शराबी हूं। और वो शराब पीता हूं जो आप जैसे इज्जतदार लोगों की फैक्ट्री में बनती है। लेकिन मेरे शराब पीने से आप लोगों को इतराज क्यों? आज इस बोर्ड की मीटिंग में आप लोग क्या करने आए हैं? शराब की नई फैक्ट्री लगवाने आए हैं ना, जहां लाखों शराब की बोतलें बनेंगी, हजारों शराबी और पैदा होंगे। इसका एहसास है आपको? अरे मेरे बाप के चमचों, मैं तो शराब पीता हूं, लेकिन तुम लोग क्या पीते हो? इंसान का खून। देखिए, मुझे शराब पीकर डगमगाता हुआ देखकर आप लोगों को हंसी आ रही है, लेकिन अपना गिरेबान चीर कर तुम लोगों ने कभी अपने ईमान पर नजर डाली है? वो तो एक धुत शराबी से भी ज्यादा डगमगा रहा है। विकी, विल यू कीप क्वाइट नाउ? कपूर साहब, व्हाट इज दिस? ये मीटिंग क्या हमें बेइज्जत करने के लिए बुलाई गई है? आपकी बेइज्जती कौन कर सकता है नाटा साहब? बेइज्जती तो उसकी होती है जिसके पास इज्जत हो। दिस इज टू मच। अब तो हद हो गई कपूर साहब। अब हम आप नहीं सुन सकते कपूर साहब। आप अपने इस प्रोजेक्ट के लिए ऐसे आदमी चुन लीजिए जो आपके बेटे की गालियां सुनने के लिए तैयार हो। इसके बाद अगर मीटिंग होगी तो मेरे ऑफिस में होगी। ठीक है। निकाल ली दिल की भड़ास, और अगर अब भी कसर बाकी है तो मुझे गालियां देकर अपने दिल की आग बुझा लो। ये लोग जो अभी अभी सब उठ कर गए हैं, कभी किसी की जुर्रत नहीं थी कि मेरे सामने सर उठाकर बात कर सकें, और आज तुम्हारी वजह से ये लोग मीटिंग बर्खास्त करके चले गए। हाँ, ये तो वाकई बड़ा नुकसान हो गया डैडी। मेरी वजह से जो लोग आपके सामने सर झुकाया करते थे, उनके सर उठ गए। मुझे नहीं मालूम था कि आप इतने गुलामी पसंद इंसान हैं। आपको तो गुलाम चाहिए, जो मशीन की तरह बटन दबाए तो चल पड़े और बटन ऑफ करे तो रुक जाए। आज की दुनिया में अगर जिंदा रहना है तो दुनिया के बटन अपने हाथ में रखने पड़ते हैं, वरना ये दुनिया जिंदा रहने नहीं देगी। हाँ डैडी, लेकिन आप एक बात भूल रहे हैं कि आप जैसे तमाम बटन वालों के ऊपर भी एक बैठा हुआ है जिसके हाथ में मेन स्विच है। जिंदगी, तकदीर, ये सब असली करंट तो वहीं से आता है। उसने अगर किसी दिन मेन स्विच ऑफ कर दिया तो? मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। आज तुमने मेरा बहुत नुकसान कर दिया है। मैंने तुम्हें जरूरी बिजनेस मीटिंग के लिए बुलाया था और तुम हो गए यहां पर। बचपन से लेकर आज तक सिर्फ बिजनेस मीटिंग के लिए तो आपने मुझे बुलाया डैडी। जब से मैंने होश संभाला मुझे याद नहीं पड़ता कि बिजनेस के अलावा भी आपने मुझे किसी बात के लिए बुलाया हो। बुलाया आपने? तुमने होश संभाला ही कब था? एक लेबल की तरह शराब की बोतल से जो चिपके
तो आज तक अलग न हो सके। तुमने जिंदगी में शराब पीने और हंसने के अलावा और क्या ही क्या है। शराब की बोतल पे अगर मैं लेबल की तरह चिपक गया हूं तो डैडी इस लेबल को चिपकाने वाले आप हैं। और जहां तक हंसी का सवाल है, मैं आपको बता दूं डैडी कि आज तक मैं अपनी जिंदगी में कभी हंसा नहीं हूं। मैं तो दुनिया की खोखली हंसी पर कह के लगाता रहा हूं। आपने तो दूर से सिर्फ उन कहकों की आवाज सुनी है, कभी करीब आकर के उन कहकों में बंद छलकते आंसू नहीं देखे। ये कह कहे आंसू जज्बात, ये बेकार और नाकारा लोगों की बातें हैं। मेरे पास इन चीजों के लिए फुर्सत नहीं। और फिर तुम किस बात पे आंसू बहा रहे हो? कौन सा सुख नहीं है तुम्हारे पास? क्या कुछ नहीं दिया तुम्हें? हाँ डैडी, आपने मुझे वो सब दिया जिसे बाजार से खरीद कर घर में सजाया जा सकता है, मगर वो सुख कभी नहीं दिया जिसे एक दिल में सजाया जा सके। और उसी फिल्म शराबी में विकी का मुंशी जी ओम प्रकाश से शायरी के दाव पेच के बारे में उलझन, वो भी याद होगी आपको। तो आप चुप क्यों हैं भाई? या तो ओम प्रकाश बन के बोलिए या अमिताभ बन के बोलिए। ये बेवड़ा आवाज किसने कहा? मैंने नहीं कहा। शराबी की आवाज किसने लगाई? नॉट मी सर, नो। हमारे मुंह में तो पान है, हम तो बोल ही नहीं सकते। मैंने कब बोला? अभी की बाबू, आप पानी पी सकते हैं मगर आप शराब नहीं पी सकते। अरे भाई, शराबी को शराबी नहीं तो क्या पुजारी कहोगे? अरे ये तो शेर हो गया। शराबी को शराबी नहीं कहोगे तो क्या पुजारी कहोगे? गेहूं को गेहूं नहीं तो क्या ज्वारी कहोगे? यहाँ क्या करो तुम लोग? बस का इंतजार कर रहे हैं। अगर बस नहीं आई ना तो पास्कल का अड्डा बंद हो जाएगा। अरे कहाँ आजकल पास्कल रास्कल के चक्कर में अपनी अतड़ियां खराब कर रहे हो। दिन भर धूप की ताप से जलते हो और रात को पास्कल की शराब से जलते हो। लो, एक और शेर हो गया भाई। अरे तुम लोग हमसे मिलते रहा करो, क्या मुंह से धड़ाधड़ शेर टपक रहा है? ये मुंशी जी भी ना जाने कहाँ चले गए, वरना हम भी उन्हें बताते कि वजन में शेर कैसे कहा जाता है। हाँ, आओ तुम लोगों को आज अंग्रेजी पिलाता हूं। ये माना कि अंग्रेज दुनिया को बेवकूफ बनाता है, मगर यारों खता माफ, शराब वाह। चीयर्स। जिगर का दर्द ऊपर से कहीं मालूम होता है। वाह 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 वाह। जिगर का दर्द, जिगर का दर्द ऊपर से कहीं मालूम होता है। वाह, बहुत खूब, वाह वाह, क्या बात है। अमा ठहरो यार, जरा शेर तो पूरा हो जाने दो। तुम तो गाड़ी लेकर के ऊपर ही चढ़े आ रहे हो। हाँ हाँ, तो लो शेर ही भूल गए। क्या कह रहे थे हम? जिगर का दर्द। हाँ हाँ, जिगर, जिगर देखो। हाँ, कि जिगर का दर्द ऊपर से कहीं मालूम होता है, कि जिगर का दर्द ऊपर से नहीं मालूम होता है। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूब। अरे चुप 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 चुप। वाह वाह के बच्चे, ए विकी के चमचो, तुम इसके घटिया और बेहुदा शेरों को दाद दे देकर उसे गुमराह कर रहे हो। हमारा शेर और घटिया? घटिया? अरे इतना घटिया कि इस शेर ने शायरों की खटिया खड़ी कर दी। ख्याल घटिया, कलाम घटिया, न रदीफ न वजन, चले हैं शायर बनने। बरखुरदार, ये शेर और शायरी छोड़ दो, तुम्हारे बस की बात नहीं। क्या बात कर रहे हैं मुंशी जी? देखिए, हमारी जिंदगी का तंबू 3 बंबुओं पे खड़ा हुआ है। शायरी, शराब और आप। एक भी बंबू हटाएंगे तो हमारा तंबू उखड़ जाएगा। तो फिर काफिये से बात करो, शेर में वजन पैदा करो।
बस यही तो बात है मुंशी जी, ये कमबख्त वजन कहां से लाएं? देखिए, रदीफ पकड़ते हैं तो काफिया तंग पड़ जाता है, काफिये को ढील देते हैं तो वजन गिर पड़ता है। ये वजन मिलता कहां है? दिल की दुकान पर। हाँ? दिल की दुकान पर। वो कहां है? इश्क के बाजार में, मोहब्बत के शहर में और प्रेम की दुनिया में। अगर तुम अपनी शायरी में वजन पैदा करना चाहते हो तो तुम्हारी जिंदगी में किसी सुंदरी का होना बहुत जरूरी है। लानत, लानत है मुंशी जी। कहां औरत और कहां हम? हमें क्या लेना देना औरत जात से? और वैसे मुंशी जी, हमारे बचपन से लेकर जवानी तक और आपकी जवानी से लेकर बुढ़ापे तक हमने तो आपकी जिंदगी में कभी किसी औरत का साया नहीं देखा। फिर आपकी शायरी में इतना वजन कहां से आ गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें सुलाने के बाद आप ठीक 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 ठीक। तो बहनों और भाइयों, ये था आपके और हमारे फेवरेट सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के धमाकेदार फिल्मी सफर का हाल। अमिताभ के करीब 15 वर्षों के बेमिसाल रोल्स इन दृश्यों में संजोए हुए थे। क्या सीन थे वो साहब, क्या डायलॉग, क्या खरजदार आवाज। लेकिन एक मिनट, इस कैसेट ये है अमिताभ में, ये खरजदार आवाज अमिताभ बच्चन की नहीं थी जी, नहीं, ये सुदेश भोसले की आवाज थी। इतने जबरदस्त मिमिक्री आर्टिस्ट हैं सुदेश कि न सिर्फ अमिताभ बच्चन के स्टाइल और आवाज की परफेक्ट नकल करते हैं, बल्कि बहनों और भाइयों, आज आपने जो बड़े बड़े हीरोज की आवाजें सुनी ना, वो आवाजें भी श्री सुदेश भोसले ही की थी। हाँ, कुछ और भी कलाकार जरूर थे आज के कैसेट में सुदेश भोसले के साथ, और इन सब के दिलों में और होठों पर हमारी और आपकी तरह अमिताभ बच्चन बसे हुए हैं और हमेशा बसे रहेंगे। भाई, जब भी मौका मिलेगा हम अमिताभ बच्चन के डायलॉग बोलेंगे, और अगर हम कोई डायलॉग भूल जाएंगे तो अपने कैसेट प्लेयर पर फिर से लगाकर सुनेंगे। सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज का ये सुपरस्टार टी सीरीज कैसेट, ये है अमिताभ।